corporate personality and the doctrine of limited liability with reference to the Companies Act 2017. यहाँ पे कॉरपोरेट की पर्सनैलिटी को हम डिस्कस करेंगे. कॉरपोरेट बेसिकली कंपनीज़ को कहा जाता है, और एक डॉक्ट्राइन को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा डॉक्ट्राइन जो है लिमिट्स लगाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे विद रेफरेंस. तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. इसमें इंट्रोडक्शन है सबसे पहले. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए. बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं. ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको. मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो. अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है. ये पेड लिखा हुआ है, पेड है. ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं. ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए. तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे. आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ. ठीक है, ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है. यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए. ठीक हो गया. दूसरी तरह से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ. ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी. यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी. स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे. अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया. आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे. When people start a company, the law treats that company like a separate person. जब कोई इंसान कंपनी को स्टार्ट करता है, यानी कि शुरुआत करता है कंपनी की, बनाता है कंपनी को, तो लॉ उस शुरुआती कंपनी को एक सेपरेट पर्सन की तरह डील करती है, किसी एक अलग इंसान की तरह उस कंपनी को डील करती है. दिस स्पेशल आइडिया इज कॉल्ड कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. यानी कि किसी कंपनी को जब लॉ एक सेपरेट पर्सन की तरह, एक सेपरेट इंसान की तरह जब डील करे, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. इट मीन्स द कंपनी हैज़ इट्स ओन नेम, ओन मनी एंड ओन लाइफ, डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु ओन इट. यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का ये मतलब है कि जो कंपनी है उसका एक अपना नाम है, उसके अपने पैसे हैं और उसकी अपनी एक लाइफ है. और इसीलिए जो ये कंपनी है वो नॉर्मल पीपल से डिफरेंट होती है. तो ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी हमें ये सिखा रहा है कि कंपनी जब बन रही होती है तो लॉ के अंडर उसका एक अपना नाम होता है, उसके अपने पैसे होते हैं, उसकी अपनी एक लाइफ होती है. उसको बिल्कुल एक इंसान की तरह समझता है कि इसके पास राइट है अपना नाम होने का, अपने पैसे होने का, अपनी लाइफ होने का. ठीक है. Another idea is called limited liability. This protects the people who own the company, called shareholders, so they don't lose more money than they put in the company. तो यहाँ पे limited liabilities भी लगाई जाती हैं. Limited liabilities इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि ये liabilities प्रोटेक्ट करती है उन लोगों को जो शेयर होल्डर्स होते हैं. शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. तो उनके ऊपर लिमिटेड लायबिलिटीज़ लगाई जाती हैं ताकि इन लोगों के पैसे लूज़ ना हो. अब लिमिटेड लायबिलिटीज़ क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को अच्छे से अगर समझना है तो आगे इस वीडियो के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. तो सबसे पहले हम कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को इधर समझेंगे, दैन फिर हम लिमिटेड लायबिलिटी समझेंगे डिटेल से. तो सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मीन्स अ कंपनी इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन बाय लॉ. कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब है कि जो कंपनी है उसको लॉ के अंडर एक अलग इंसान समझा जाता है, एक पर्सन समझा जाता है. द कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, मेक कॉन्ट्रैक्ट, सू समवन और गेट सूड जस्ट लाइक अ ह्यूमन. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो कंपनी है वो प्रॉपर्टी को भी ओन कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकती है, किसी इंसान को सू करके कोर्ट भी लेके जा सकती है और ख़ुद भी सू हो सकती है. यानी कि कोई और इंसान कंपनी के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले सकता है और कोर्ट में कंपनी को लेके जा सकता है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट पे ही आपने देख लिया कि लॉ के अंडर कंपनी को एक नॉर्मल पर्सन समझा जाता है. अब जैसे कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल पर्सन एक प्रॉपर्टी ओन करता है, प्रॉपर्टी ख़रीद के उसका मालिक बनता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है,
किसी को सू करता है, कोर्ट लेके जाता है या खुद भी कोर्ट में चला जाता है जब इसको कोई और सू करे, बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी को भी सारे इख्तियार दिए जाते हैं जब वो बन जाती है, ठीक है। यानी कि जब वो बन जाती है तो लॉ के अंडर कंपनी के पास भी वो सारे राइट्स होते हैं जो कि एक इंसान के पास होते हैं। दिस आइडिया स्टार्ट्स एज सून एज अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। तो कंपनी जो है तभी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, सू करेगी, उसको एक पर्सन तभी माना जाएगा जब वो रजिस्टर हो जाएगी। और ये चीज़ हमें कौन बता रहा है? कंपनीज एक्ट 2017 हमें सिखा रहा है कि जैसी कंपनी रजिस्टर होती है तो उसको लॉ जो है एक पर्सन समझता है, फिर वो इंसानों की तरह ही जो है सू कर सकता है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है नॉर्मल इंसान की तरह, और प्रॉपर्टी को भी ओन कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग इज कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। When a company is born registered, it becomes a different person from its owner। यानी कि कंपनी को मालिक से अलग कर दिया जाता है। यानी कि पहले जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई पहचान नहीं होती, उसकी ना ही उसको कोई पर्सन माना जाता है। उस वक्त सिर्फ ओनर को, जो मालिक है उस कंपनी का, उसी को ही मेन पार्ट समझेंगे, मेन पर्सन समझेंगे, ठीक है। लेकिन जब उस मालिक की जो कंपनी है जैसी ही रजिस्टर हो जाएगी तो उस कंपनी को अलग से एक पर्सन समझा जाएगा। यानी कि मालिक तो ऑलरेडी एक पर्सन है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कंपनी रजिस्टर होगी तो वो कंपनी भी एक अलग से पर्सन बन जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे बताई हुई है बात। ओनर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स बट दे आर नॉट द कंपनी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ओनर बनते हैं ना यहाँ पे, यानी कंपनी में जो पैसे लगाते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो ओनर भी इसलिए कहा जाता है लोगों को क्योंकि जब ये किसी कंपनी के अंदर, यानी कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं जब किसी कंपनी पे पैसे अपने लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगा के क्या इनको मिलता है कि ये उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर बनने से क्या होता है कि वो उस कंपनी के आधे ओनर बन जाते हैं। इसलिए आधे ओनर बन भी जाएँ तब भी जब कंपनी रजिस्टर हुई होती है तब भी वो यही कह रहे हैं कि जो कंपनी है वो इटसेल्फ अलग से एक पर्सन होगी। शेयर होल्डर को उसका पर्सन नहीं माना जाएगा बल्कि कंपनी, पूरी की पूरी कंपनी को ही पर्सन माना जाएगा। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं। शेयर होल्डर की अगर आप वीडियो तफसील से जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा, तो यहाँ टॉप पे शेयर होल्डर की वीडियो प्ले हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो शेयर होल्डर की डिटेल, वहाँ से आप देख लें कि शेयर होल्डर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं। आगे लिखे द कंपनी डज समथिंग रॉन्ग ओनली द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल नॉट द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे कहते हैं कि कंपनी खुद से कोई ऐसे एक्शंस लेती है जो गलत हों तो उस पर कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ना कि उसके शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ज़ाहिर ही बात है कंपनी पे पैसे लगा रहे हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन काम करना तो कंपनी का काम है। क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए एक डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उसके बाद एक CEO होता है, फिर एक और डिपार्टमेंट होता है, वो सारे लोग मिल के कंपनी को चलाते हैं। शेयर होल्डर का काम तो नहीं है कि कंपनी को चलाए, ठीक है। तो शेयर होल्डर ने तो सिर्फ पैसे लगाए हैं और 2-3 मामलात में वो घुस जाता है, लेकिन मेन होल्ड तो कंपनी का है, कंपनी के चलाने वाले लोगों का है। तो कंपनी अगर कुछ गलत करेगी तो सारा इल्ज़ाम शेयर होल्डर्स पे नहीं लगेगा बल्कि कंपनी पर ही लगेगा। ये बात यहाँ कह रहे हैं। तो ये सब लॉ के अंडर आता है, यानी कि जो भी एक्शन कंपनी लेगी तो वो खुद जिम्मेदार होगी, सही है। आगे लिखा है रेफरेंस फ्रॉम दी कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पे हमने एक लॉ डालना है, उसका रेफरेंस डालना है। तो यहाँ पे जो लॉ यूज़ हुआ है वो है सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट को यूज़ किया गया है। जो सेक्शन 16 है वो एक्सप्लेन करता है कि हाउ अ कंपनी बिकम सेपरेट लीगल पर्सन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 16 हमें ये सिखाता है कि जैसी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है जो कंपनी है उसको अलग से एक पर्सन माना जाता है, ठीक है। ये सारी तफसील हमें सेक्शन 16 में बताई गई है। दिस सेक्शन गिव्स द कंपनी द पावर टू एक्ट इन इट्स ओन नेम लाइक अ रियल पर्सन। तो ये जो सेक्शन 16 है हमें ये बताता है कि इससे क्या होता है कि कंपनी जो है जैसे रजिस्टर हो जाती है तो वो जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसको ये इख्तियार मिल जाता है कि उसके पास एक अपना नाम हो और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर सके। यानी कि जैसी एक कंपनी रजिस्टर होती है तो वो प्रॉपर्टी भी ले सकती है एक नॉर्मल इंसान की तरह, कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन भी कर सकती है नॉर्मल इंसान की तरह। नॉर्मल इंसान की तरह वो एक नाम भी उसका होता है। बगैर नाम के तो कंपनी नहीं होगी ना, अगर नाम है तो इट मीन्स वो कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये बात यहाँ लिखी है। डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अब यहाँ से शुरू हो जाती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी हम समझते हैं कि वो क्या होता है। दिस इज़ अ लीगल रूल दैट प्रोटेक्ट्स द मनी ऑफ शेयर होल्डर्स। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी है वो एक लॉ का बनाया हुआ कानून है, लॉ लाइक लीगल रूल है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर्स के पैसों को। क्योंकि शेयर होल्डर्स ने लाखों रुपए या करोड़ों रुपए लगाए होते हैं कंपनी पे, तो उन पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। शेयर होल्डर्स विल ओनली लूज द मनी दे यूज टू बाय शेयर्स इन द कंपनी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं
वो सिर्फ उन पैसों को लूज़ करेगा जो उसने कंपनी पे लगाए हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ लिखी है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी किस तरह से हेल्प करती है शेयर होल्डर्स को? लेकिन देखो, शेयर होल्डर्स ने जो पैसे लगाए हैं कंपनी पे, सिर्फ वो उन पैसों को लूज़ करती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूँ कि ये बंदा है, इसके हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं। ये पैसे किसको दे रहा है? कंपनी वाले बंदे को, ठीक है, जिसको दे के ये शेयर होल्डर बनेगा। तो इसने क्या किया, पैसे इसको पकड़ा दिए, ये इसके हाथ में पैसे आ गए लाखों रुपए या करोड़ों रुपए। तो ये क्या होगा, जैसे इसने पैसे दिए तो इसका किस चीज़ का नुकसान हुआ? पैसों का, यानी कि इसके पैसे जो हैं इस बंदे के हाथ में चले गए। अब पैसे जैसे इसको मिल गए तो अब इस बंदे के पास राइट आ गया शेयर होल्डर बनने का। सिर्फ इतना ही लॉस इसको होगा। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ पैसे का लॉस बियर करेंगे, उस पैसे का जिसको दे के वो शेयर होल्डर बनते हैं, ठीक है। अगर कंपनी के अंदर कोई और नुकसान हो जाए तो उन पैसों का लॉस शेयर होल्डर्स नहीं उठाएंगे। ये बात होती है, इफ़ द कंपनी हैज़ डेब्ट्स और लॉसेस, शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल विद देयर पर्सनल मनी और प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। तो बेसिकली जो शेयर होल्डर है कंपनी के अंदर, अगर कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कंपनी के उस लॉस पे अपने पैसे लगा के ख़त्म करने की, ठीक है। इनका सिर्फ इतना ही लॉस था कि इन्होंने पैसे दे के अपने आप को शेयर होल्डर बनाया, ठीक है। लेकिन आगे मज़ीद कंपनी की गलतियों की वजह से, कंपनी की हरकतों की वजह से अगर कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन नुकसान के पैसे शेयर होल्डर्स नहीं देगा। इसको कहते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक लिमिट लगी हुई है, यानी कि इनके ऊपर सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपने आप को शेयर होल्डर बनाने के लिए पैसे दें कंपनी को, बस। बाकी कंपनी आगे से क्या करती है, क्या एक्शंस लेके अपने आप को बर्बाद करती है और डेब्ट्स में अपने आप को ले आती है, यानी कि कर्जे में ले आके आती है, उनके पैसे जो है शेयर होल्डर नहीं देगा, क्योंकि वो सारे मामला कंपनी के होते हैं। शेयर होल्डर के ऊपर सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को शेयर होल्डर बनाने के लिए पैसे देगा कंपनी को, दैट्स इट। सिर्फ इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अगली हेडिंग है सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी को हम सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। Let's say Ali and Sarah starts a company and each puts in 50,000। यानी कि अली और सारा एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और दोनों ने 50,000 कंपनी को स्टार्ट करने पे लगाए। Later the company loses 1 lakh rupees। Because of the limited liability, Ali and Sarah will only lose their 50,000 each। They will not have to pay the full loss। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी को 1 लाख का नुकसान हो गया या फिर 2 लाख का मिसाल के तौर पे नुकसान हो गया। तो कंपनी 2 लाख या 1 लाख या करोड़ों के नुकसान में अगर चली गई है, लेकिन पैसे इन दोनों ने सिर्फ 50,000 लगाए हैं, तो इनको पैसों का लॉस कितना हुआ? सिर्फ 50,000 का, ठीक है। यानी कि 50,000 सारा ने दिए, अली ने 50,000 दे दिए, तो दोनों को कितना लॉस हुआ? 50,000 को हुआ। बेशक कंपनी का लॉस लाखों में जाए, करोड़ों में जाए, इसका इनसे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन अली एंड सारा को ना अपना घर बेचने की ज़रूरत है, ना बैंक अकाउंट से सारे पैसे देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने 50,000 दे के कंपनी को स्टार्ट किया। अब इनके ऊपर इनका लॉस भी सिर्फ 50,000 का होगा। बाकी कंपनी का जो लॉस हो रहा है 1 लाख का, 10 लाख का, उसकी लायबिलिटी इन पे नहीं आती, ठीक है। अगली हेडिंग है व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट। व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट? It encourages more people to start company. People feel safe knowing they won't lose everything. It helps the company grow, create jobs and bring innovation. यानी कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होने से या डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी होने से लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि वो भी कंपनीज को स्टार्ट करें, और लोगों की एक और मोटिवेशन मिलती है कि वो अपने आप को सेफ फील करेंगे कि उनका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। यानी कि जो शेयर होल्डर्स बनते हैं उनको क्लियर हो जाएगा कि उनका सिर्फ उन्हीं पैसों का लॉस होगा जो वो दे के शेयर होल्डर्स बनते हैं। उसके अलावा कंपनी ने जो भी हरकत करके खुद के ऊपर लॉस लाए हैं, डेब्ट्स लाए हैं, मतलब अपने ऊपर जो कर्जा लाए हैं,
पैसे का या जो भी नुकसान उन्होंने किया है उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स पे नहीं बंधना, यानी कि शेयर होल्डर्स को कोई उनके पैसे नहीं देने कंपनी के, अगर कंपनी ने खुद से कोई नुकसान किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इकनॉमिक ग्रोथ होती है लोगों की, और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। जब कंपनी ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, पैसा बढ़ेगा, इनोवेशन आएगी, यानी कि चेंजेस आएगी हमारे कंट्री में। यानी कि जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी पैसा बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, रोज़गार बढ़ेगा। तो पैसा जब बढ़ेगा कंपनी में, कंट्री में, तो अपने आप ही वो कंट्री बहुत तरक्की करेगा। तो ये हमें फ़ायदे इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। आगे लिखा है व्हेन लिमिटेड लायबिलिटी कैन बी रिमूव्ड, यानी कि किन सिचुएशंस पे लिमिटेड लायबिलिटी जो है रिमूव हो सकती है। उसके लिए लिखना है समटाइम्स इफ द पीपल चीट और यूज़ द कंपनी टू डू फ्रॉड द कोर्ट कैन रिमूव दिस प्रोटेक्शन, यानी कि जो लोग शेयर होल्डर्स बन के कंपनी को ही आगे से चीट करते हैं या कंपनी को यूज़ करके दूसरे लोगों के साथ अगर फ्रॉड करते हैं और पैसे खुद खा जाते हैं या कुछ गलत करते हैं, या कंपनी के खुद लोग भी जिनको लिमिटेड लायबिलिटी मिली गई है वो भी अगर कुछ गलत करते हैं, तो इन तमाम लोगों को कोर्ट कहती है कि इनके ऊपर से जो लिमिटेड लायबिलिटी का डॉक्टर इन पे लगा है वो हटा दो, और इनको चाहिए कि जो भी उन्होंने फ्रॉड किया है पैसे का, वो पैसे भी यही लोग देंगे। अब जो मैंने पहले बात की थी कि शेयर होल्डर्स को कंपनी के लॉस के कोई पैसे नहीं देने, लेकिन अगर यही शेयर होल्डर्स कंपनी के साथ फ्रॉड करके फजूल में लोगों के पैसे खा रहे हैं, जो इस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं और उनका लॉस हो रहा है, तो यही शेयर होल्डर्स फिर उन लॉस को भी भरेंगे, पैसे देंगे। तो इन सिचुएशंस पे ये लायबिलिटी जो है रिमूव की जा सकती है। इन दैट केस द कोर्ट कैन पनिश द ओनर्स पर्सनली, तो जो ओनर है, जो शेयर होल्डर्स बनते हैं, उनको कोर्ट फिर इस तरह से पनिश करती है अलग अलग से। अलग अलग मीन्स कि पर्सनली हर बंदे को अलग अलग जो है कोर्ट पनिश करती है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन द कंपनीज एक्ट 2017 कॉन्सेप्ट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी जो है हमें सेक्शन 16 में मिलती है, यानी कि जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के अंदर ही हमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है, वो हमें सेक्शन 16 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर मिलेगा। अगली पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी जो है एक्सप्लेन इन द कंपनीज टाइप, यानी कि जो कंपनीज टाइप वाला पोर्शन कंपनीज एक्ट के अंदर मौजूद है उसके अंदर आपको लायबिलिटीज़ मिल जाएंगी लिमिटेड लायबिलिटीज़ के बारे में। अगला है पावर टू ओन प्रॉपर्टी। पावर टू ओन प्रॉपर्टी आपको सेक्शन 17 में मिलेगा कंपनीज एक्ट के, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन। In simple words, corporate personality means a company is its own legal person, different from the people who own it. तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में हमने कंक्लूजन लिखना है। जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो इटसेल्फ एक लीगल पर्सन बन गया है, ठीक है, जो कि नॉर्मल पीपल से थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि आप कंपनी को 100% एक इंसान नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी जब वो रजिस्टर हो जाती है कंपनी, तो उसके पास इंसानों की तरह, एक पर्सन की तरह जो है नाम उसके ऊपर रखा जा सकता है। यानी कि एक जो कंपनी है वो अपने लिए एक नाम रख सकती है, जैसे कि इंसान है, इंसान का एक नाम होता है, वैसे ही कंपनी का भी एक नाम होगा जब वो रजिस्टर बन हो जाएगी। वैसे ही वो कंपनी जो है प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद सकती है, वैसे ही वो कंपनी आगे से जो है कोर्ट भी जा सकती है, किसी को सू भी कर सकती है, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली वो एक इंसान की तरह नहीं होगी, लेकिन फिर भी लॉ के अंडर कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें जो है कंपनी की इंसानों जैसी हो जाएंगी, एक पर्सन जैसी हो जाएंगी अगर वो रजिस्टर हो जाती है। The doctrine of limited liability means the owners are not personally responsible for the company's debts. जो शेयर होल्डर्स हैं या जो भी शेयर होल्डर्स जो ओनर्स बन जाते हैं कंपनी के, तो उनके ऊपर सिर्फ जो है शेयर होल्डर बनने के जो पैसे उन पर लगते हैं वही बस पैसे देंगे, वही लॉस ये बेयर करेंगे। उसके अलावा कंपनी का खुद से जो भी कंपनी का लॉस होता है वो पैसे जो है शेयर होल्डर्स नहीं देंगे। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। सारा आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने कंक्लूजन में सारा कुछ दोबारा रिपीट कर दिया है। दीज टू आइडियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपनीज एक्ट 2017 ऑफ पाकिस्तान। दे हेल्प पीपल टू डू बिजनेस विदाउट फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग दे ओन। तो इन दो आइडियाज़ की वजह से जो है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से लोगों के अंदर जो पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको बिज़नेस करने का इंकरेज देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी लोग बिज़नेस करना चाहें, कंपनीज बनाना चाहें, तो उनको डर होता है कि उनका पैसों का मज़ीद लॉस होगा। लेकिन जब उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी का पता चलता है तो ये लोग खुशी से फिर कंपनीज़ में और बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में।